हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ग्राफ इन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जितना भी चीज़ डिस्कस किए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में ये कंसिडर हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाए किसी भी रिलेशन का। सो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ग्राफ किस तरह का, हम किस किस टाइप्स के ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ ग्राफ्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप लोगों को यूज करना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है इसमें, उसी के बिहाफ में ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसा हमारा इक्वेशन आता है उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट हम लोग कांस्टेंट ग्राफ जब भी बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई वैल्यू लिया और उसका वैल्यू कांस्टेंट है, फॉर सपोज वेलोसिटी है किसी बॉडी का 5, कोई बॉडी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली, ओके, मीन्स कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। उस केस में हम लोग जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो अगर मान लीजिए आपको जनरली हम लोग इसका इक्वेशन जो होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू सी, सी इज कांस्टेंट। सो इस केस में हमारा ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा या एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर ये हमारा मैथमेटिकली ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट 0, C। उस केस में हमारा ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। जिसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है। अब अगर हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई बॉडी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये जो हमारा ग्राफ है इसमें y जो है हमारा, ये फिलहाल y हमारा वेलोसिटी है, y हमारा वेलोसिटी है। तो y एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी v रख दिए और x एक्सिस में हम लोग टाइम ले रहे हैं। सो यहाँ पर टाइम का कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, मीन्स y हमारा कांस्टेंट है। अगर y इज इक्वल टू x हो जाता तो फिर ये कांस्टेंट नहीं होता, x चेंज करने से y की वैल्यू भी चेंज हो जाते। बट फिलहाल अभी यहाँ पर y इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि कोई वैल्यू है, ओके, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो 5 अगर है तो ये जो हमारा ग्राफ बना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये वैल्यू जो है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड का ग्राफ हो जाएगा ओरिजिन। अब क्या है कि आपका टाइम कितना भी चेंज हो, मींस इंक्रीज कर रहा हो, बट हमारा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव कर रहा होगा, जिधर टाइम जाएगा, टाइम एक्सिस जिधर मूव कर रहा है। इस ग्राफ को हम लोग कांस्टेंट ग्राफ बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है लीनियरली इंक्रीजिंग। देखो मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें, सपोज y इज इक्वल टू, इस केस में ग्राफ होता है mx प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। तो अगर हम लोग इक्वेशन लेते हैं v इज इक्वल टू u प्लस AT, अब फिजिक्स में हमारा इक्वेशन है। अगर हमारा v y का रोल प्ले कर रहा है, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं पहले, v इज इक्वल टू AT प्लस u मान लीजिए। ठीक है, तो v हमारा y इज इक्वल टू v हो जाता है, m हमारा स्लोप, यहां पे स्लोप होता है ये। ठीक है, एक्सेलरेशन बन जाएगा और कांस्टेंट c की वैल्यू u हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में y इज इक्वल टू mx प्लस c में कंडीशन होते हैं, m क्या है, स्लोप है, m क्या है, स्लोप है। ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस में हम लोग देखें, y एक्सिस और ये x एक्सिस ओरिजिन हो गया। y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ जो होता है वो
स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगा, ठीक। और ये कंप्लीट हम लोग ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा होगा सो m इज इक्वल टू टेन थीटा इज आवर स्लोप, ओके। तो अगर हमारा लीनियरली इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है मान लीजिए, सो अगर आपने x का वैल्यू चेंज किया तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, यहां पर इंक्रीज करते जा रहा है, मींस ये क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीजिंग होगा, ओके। और m कांस्टेंट यहां पर स्लोप है तो सेम रेट से होगा। c क्या है, c यहां पर कांस्टेंट है जो बताता है कि आपका ग्राफ जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली कहां है। जब हमारा x जीरो हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा यानी कि x को जीरो लेते हैं तो y क्या होगा, x जीरो पुट करने से y की वैल्यू c हो जाती है, मतलब ये जो पॉइंट है वो c से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0, c। तो अगर हम इसी इक्वेशन को फिजिक्स के रिलेशन में अकॉर्डिंग देखें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, तो ये v हमारा y हो जाता है, u कांस्टेंट है, एक एक्सेलरेशन ये x हो गया, टाइम एक्सिस को x माने प्लस u। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो अगर हमारा टाइम x एक्सिस के जगह पे टाइम है हमारा v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, ठीक है। तो y एक्सिस हमारा वेलोसिटी हो गया, x एक्सिस हमारा x के प्लेस पे टाइम आ गया। अब इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा वैल्यू इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u आ जाएगा, v का वैल्यू। सो t 0 है, हमारा u से स्टार्ट होगा। अब क्या है, इसका नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका ग्राफ इस तरह से होगा। स्लोप थीटा जो है हमारा 90 डिग्री से लेस होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा यहाँ, ठीक है, बिकॉज m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव है इसलिए। तो हमारा ग्राफ जो होगा लीनियरली इंक्रीजिंग इस तरह से हो जाएगा, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, मीन्स अगर आपका टाइम आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये वैल्यू भी वेलोसिटी का इंक्रीज करते जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल सेम रेट से अगर इंक्रीज कर रहा है, सेम रेट से इंक्रीज करेगा क्योंकि आपका डिफरेंस जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ये ग्राफ, तो हमें पता चलता है कि सेम रेट से एवरी टाइम ये इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। सो ये हुआ हमारा लीनियरली इंक्रीजिंग का ग्राफ, ओके। और अगर हम लीनियरली डिक्रीजिंग की बात करें, लीनियरली डिक्रीजिंग का, तो जो हमारा इक्वेशन है, अगर हमारा m जो स्लोप था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। सो उस केस में जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इनिशियली अगर हम लोग उस इक्वेशन में जाएं, v इज इक्वल टू u माइनस 80 हो जाएगा, मतलब टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मींस रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन के केस में वेलोसिटी डिक्रीज होता है, हमें पता है। सो इनिशियल वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इधर टाइम हो गया, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ओरिजिन है। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0 आवर वेलोसिटी इज u, टर्म्स वो 0 हो जाएगा। तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, u से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ग्राफ हमारा u से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग u पॉइंट से लेंगे, ये वाला हमारा एक्चुअल ग्राफ है, व्हाइट कलर से मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा, ओके। टाइम के अकॉर्डिंग 80 हमारा इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल हो जाए तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो किसी टाइम t पर ये वैल्यू आकर के 0 हो गया, तो हमारा ग्राफ जो होगा वो
ऐसा होगा, ये हो गया हमारा u। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनली जीरो पे आ जाता है वेलोसिटी, तो इसको बोलेंगे लीनियरली डिक्रीजिंग। और लीनियरली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, जो रेट है, सपोज फर्स्ट सेकेंड में ये 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड डिक्रीज किया, 2 सेकेंड में 10 मीटर और 5 मीटर, फिर 3 सेकेंड में और 5 मीटर, 4 सेकेंड में और 5 मीटर, इक्वल इंटरवल में चेंजेस होगा, वेलोसिटी में चेंजेस सेम होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियरली डिक्रीजिंग। और नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग, नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग में हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो जाता है, अगर हम इसको ग्राफ फॉर्म करते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, ये कर्व होगा। कर्व होगा इसलिए क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल चेंजेस नहीं है। इक्वेशन के लिए अगर हम लोग देखें, इसका इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जाएं तो इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हो जाता है पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ हो जाता है, जिसमें हाफ पार्ट अगर हम लोग देखें तो ये कंप्लीट इस पार्ट में है, ग्राफ तो कंप्लीटली ऐसा है, ठीक है, पैराबोलिक है। याद रखना एक्स पे स्क्वायर है, वाई के सिमेट्रिकल होता है, वाई एक्सिस के, अगर ये -4ay होता तो ये डाउनवर्ड होता, ऐसा होता। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम लोग टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो टाइम एक्सिस में नेगेटिव टाइम को नेगेटिव रखते नहीं, इसलिए हम लोग नेगेटिव पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, सो बच जाता है हमारा अदर पॉजिटिव पार्ट। सो ग्राफ हमारा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ग्राफ अगर आपको बोला जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने या किसी भी रिलेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने, तो याद रखना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्म वाला इक्वेशन होगा। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग देखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, t अगर हमारा टाइम एक्सिस x एक्सिस को हम लोग लेते हैं और डिस्टेंस हम y एक्सिस को लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो t पे स्क्वायर होगा मींस y एक्सिस x के सिमेट्रिकल, x स्क्वायर बोल सकते हैं ग्राफिकल में, ग्राफ के अकॉर्डिंग t हमारा x एक्सिस बन जाता है। ठीक है, सो इसमें नेगेटिव पार्ट कंसीडर करेंगे नहीं। सो इसमें जब ग्राफ होगा सो नॉन लीनियरली मींस अगर आपने टाइम को वैल्यू पुट किया, टाइम इक्वल अमाउंट में टाइम को आप चेंज कर रहे हो, तो आपका ग्राफ जो है वो इक्वल रेट से चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज यहां पर हम लोग देखें कि अगर टाइम 1 सेकेंड है और ये 0.5 गैप हम लोग अगर देते हैं, मीटर वाइज अगर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 सेकेंड में ये 0.2 मीटर गया मान लीजिए 1 सेकेंड में, फिर 2 सेकेंड में ये चला जाता है अप्रोक्सीमेटली 1 चला जाता है, 3 सेकेंड में ये 2 नहीं जा करके 2 से जस्ट अबव जाएगा, या फिर मान लीजिए 2 पे ही गया 2.1, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में ये कहां चला जा रहा है, ये चला जा रहा 4 और 5 के बीच में, 4 मीटर टू 5 मीटर के बीच में गैप चेंज हो जा रहा है, इंटरवल अलग अलग है ना, ये इंटरवल ज्यादा हो गया। 5 सेकेंड में देखें तो ये 8 तक चला जा रहा, मींस इक्वल टाइम इंटरवल है बट डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियरली है, कर्व होगा उसका ग्राफ। सो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हमें ग्राफ दिखता है सो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन लीनियर है। ठीक है, और कर्व में ग्राफ होगा, और ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि टाइम के साथ ये वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। सो जरूरी नहीं है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बोला जाए, कोई भी ग्राफ बोला जाए, अगर उसका रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है तो वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट उसका। और
नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग की बात करें तो हमारा ग्राफ कॉनकेव अप था, इसको इस पार्ट को कॉनकेव अप भी बोलते हैं, इसको कॉनकेव डाउन इस तरह का होगा। ठीक है, नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग, इसमें भी आपका इक्वल अमाउंट में चेंजेस जो है वो इक्वल अमाउंट नहीं आ रहा होगा, है ना, डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। सो ये हो जाता हमारा नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग। ठीक है, बस कुछ नहीं, एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव सो हो वाई स्क्वायर पे अगर हमारा इक्वेशन है तो। स्क्वायर रूट ग्राफ में अगर बात करते हैं तो देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स है, तो ये स्क्वायर रूट लग गया एक्स एक्सिस पे, स्क्वायर रूट फंक्शन भी बोलते हैं इसको। अगर हम इसको अदर वे में देखें, दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक ही है स्क्वायर रूट फंक्शन में, बट एक कंडीशन ये है कि x इज नेवर में नेगेटिव, x कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर में। तो इस केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x एक्सिस y एक्सिस में, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, हमारा ग्राफ हो जाएगा, देखो उसमें इससे पहले वाले हम लोग नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग में देख रहे थे कि ग्राफ स्क्वायर किस में था, एक्स पे स्क्वायर था, तो वो पैराबोलिक वाई एक्सिस पे बना पैराबोला, है ना। बट अब वाई पे स्क्वायर है तो पैराबोलिक एक्स एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, बट इसमें नेगेटिव पार्ट हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वाई स्क्वायर है, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स में हम लोग पॉजिटिव पार्ट सिर्फ लेते हैं, तो ये नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग जैसा होगा। तो स्क्वायर रूट का ग्राफ हमारा ऐसा ही होगा, नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग जैसा। ठीक है, और इसके बाद हमारा आ जाता है इनवर्स ग्राफ, जैसे कि y इज इक्वल टू हमारा एक इक्वेशन है 1/x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 से लेस ही होगा। ठीक है, 1 से लेस हो जाएगा। सो इस केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये होता है इस टाइप का। ऐसा पहले पैरेलल आएगा, फिर ये कर्व होते हुए इसके पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, और अगर यहीं पर इनवर्स ग्राफ में हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू जो है जीरो पुट करेंगे, देखो आप जीरो पुट करते हो, y इज इक्वल टू 1/0 दैट इज इंफिनिटी, मीन्स जब आप x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो इंफिनिटी मीन्स ये y एक्सिस में कभी टच नहीं करेगा, उसके पैरेलल इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। और यहाँ पर x एक्सिस में आप x का वैल्यू अगर आप x इज इक्वल टू देखोगे तो ये 1/y भी हो जाता है, y इक्वल टू 1/x है, देन x इक्वल टू 1/y। अब यहाँ पर y का वैल्यू जीरो पुट करो तो x इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये लाइन भी इस तरह से इनफाइनाइट चला जाएगा। ओके, सो ये हुआ हमारा इनवर्स का ग्राफ। और यही चीज जब हमारा स्क्वायर में हो जाता है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर ग्राफ में, मीन्स y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। देखो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे बहुत सारा रिलेशन आता है, जैसे ग्रेविटेशन में एक रिलेशन आता है F इज इक्वल टू G(m1m2)/r स्क्वायर, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगता है क्योंकि यहां पर हमारा कैपिटल G और मास ऑफ द बॉडी जो है ये सारे कांस्टेंट है। सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, इसलिए हम लोग उसका वाइस वर्सा लेते हैं कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। सो इस केस में आप कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशन को तो दोनों सेम नेचर पे आ जाता है, ग्राफिकली इक्वेशन सेम बन जाता है। तो अगर हम इस केस में ग्राफ प्लॉट करते हैं इनवर्स स्क्वायर का, इनवर्स ऑफ स्क्वायर, तो सेम टू सेम ग्राफ होगा, बट जो हमारा पार्ट कर्व है ये थोड़ा क्लोजली जीरो से टच करके जा रहा होगा, लिटिल बिट क्लोज होते जाएगा। क्यों, इससे पहले वाला ग्राफ जो था वो हल्का
ऐसे कर्व हो रहा होगा। जितना आप पावर इंक्रीज करोगे, अभी आर स्क्वायर है, आर क्यूब हो गया, तो ये और क्लोज हो जाएगा, आर टू द पावर 4 और क्लोज हो जाएगा। ऐसे करके जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आते जाएगा उतना ये जीरो की तरफ क्लोज होते जाता है। मीन्स वैल्यू 1 से और लेस होते क्लोज दिख, 0 और 1 के बीच में क्लोज दिखते जाएगा। ठीक है, सो हमारा ग्राफ कैसा होगा, इसमें अगर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करने बोला जाए तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा ऐसा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इनवर्स ऑफ स्क्वायर ग्राफ। और इसके बाद हमारा आ जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब है कि ये तो था, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे 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 इक्वेशंस हमें मिलेंगे, उस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। ओके, और डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। सो उस केस में हमारा ग्राफ सारे कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिलहाल पोजीशन टाइम ग्राफ का हम लोग बात कर रहे हैं। सो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो लीनियरली स्ट्रेट लाइन होगा, ऑरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है, क्यों, अगर हम लोग देखें तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारा इक्वेशन क्या बनता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला रिलेशन लेते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन जिसको बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन तो 0 है, ये टर्म्स 0 हो गया, तो S इज इक्वल टू यू टी, और S हमारा है y एक्सेस और U कांस्टेंट हो गया m, और ये t हो गया x। अब यहाँ पे c है 0, कांस्टेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होना चाहिए था, c 0 है। सो y इक्वल टू एम एक्स के लिए ग्राफ अगर हम लोग देखें तो c था, तो हम लोग इसे 0 से नहीं होकर कुछ c पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था। फिलहाल c की वैल्यू 0 है तो ये ऑरिजिन से पास होगा। तो कभी भी ग्राफ हमारा ऑरिजिन से पास हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन, सो y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्मेट दिखना चाहिए। सो s इज इक्वल टू यू टी में s हमारा y एक्सिस है फिलहाल और t हमारा x एक्सिस है, तो ये y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म दिख रहा है, यानी कि ग्राफ ऑरिजिन से ही पास करेगा और स्ट्रेट लाइन लीनियरली इंक्रीजिंग दिख रहा होगा। ठीक है, इसी चीज में पोजीशन टाइम ग्राफ से हटके अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों ने तो डायरेक्ट कहा कि सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है। सो कांस्टेंट का ग्राफ तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये था हमारा किसके बीच में, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ था, जहां पर v इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू है कोई। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखे यूनिफॉर्म मोशन में, तो एक्सेलरेशन तो हमारा 0 होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा जो y एक्सिस है वो एक्सेलरेशन है और x एक्सिस हमारा टाइम ले लिए, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सो आप टाइम कुछ भी लो, इंक्रीज करो डिक्रीज करो, एक्सेलरेशन हमेशा 0 ही रहेगा। मीन्स वो 0 वाले एक्सिस को टच करके 0 फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और आप टाइम कुछ भी ले लो, जितना भी टाइम जाओगे ये ग्राफ उतना 0 पे टाइम एक्सिस पे 0 शो करता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होकर के कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उस केस के लिए हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम देखें तो पोजीशन टाइम का रिलेशन यही है। ठीक है,
अब ये रिलेशन तो क्वाड्रेटिक आ जा रहा, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। और कर्व में भी यहां पर देखेंगे हम लोग कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग, ठीक है। और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो ये टाइम ग्राफ, ठीक है। और यही एक्सेलरेशन हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, तो लीनियरली नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, सो इस केस में a इज लेस देन 0 हो जाता है। और थर्ड अगर हम लोग देखें तो व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये लीनियरली इंक्रीजिंग शो होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग लगभग सेम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला रिलेशन लेते हैं, तो वही हमारा नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग और नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग ऐसा सीन होगा। ठीक है, जो कर्व होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ सेम हो जाता है। ठीक है, ये a इज ग्रेटर देन 0, a इज लेस देन 0 का केस है। इक्वल्स टू 0 तो लेते नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोगों ने वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन क्या देखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, जो दोनों कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इनिशियली 0 से चला है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी रेस्ट से चल रहा, सो हमारा v इज इक्वल टू ए टी हो जाता है। और ग्राफ में देखें तो ये v वर्सेस टाइम, सो y इज इक्वल टू mx को शो कर रहा, y इज इक्वल टू mx। तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट ले रहा, मींस फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो क्या आ जा रहा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। और अगर रेस्ट से नहीं स्टार्ट होना है तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा, u से स्टार्ट हुआ, ये सेकंड केस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू एक्सेलरेशन हो जाता है और m को बोला गया tan थीटा, जो कि किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर थीटा अगर हम लोग देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई इंटरवल ले लेते हैं, ये टाइम, ये गैप जो है हमारा, इसको हम लोग डेल्टा टी ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये इंटरवल हमारा डेल्टा टी है और ये जो y हमारा, ये y में जो डिफरेंस होगा ये डेल्टा v है, चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया थीटा सेम। तो यहां से हमारा tan थीटा जो आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक पॉइंट हमें यहां देखने को मिलता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक और पॉइंट ये निकलता है कि अगर आप एरिया फाइंड करते हो, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
अगर आपने किसी इंटरवल टी तक के लिए लिया, यहाँ से यहाँ तक टी टाइम के लिए, तो ये जो एरिया हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल का, ये एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा ये हमें? ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। सेम अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो कंक्लूजन निकाले अगर हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में, तो देखो यहाँ नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका स्लोप का बात करते हैं कि टेंजेंट स्लोप होता है, तो यहाँ पर आप स्लोप देखोगे तो क्या हो रहा है, एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी। अगर हम लोग डिफरेंस में भी चेक करते हैं, देखो अगर T1 और T2 है, इस T1 T2 इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है S1 और S2, और ये दोनों पॉइंट को जब आप मिला देते हो तो ये डेल्टा एस आ जाता है और ये डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम। तो अगर यहाँ पर इस लाइन जो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं इससे एंगल थीटा देखें तो स्लोप एक फॉर्म करता है, फिर से स्लोप टेन थीटा लेते हैं तो वो ds/dt हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो ये कहीं ना कहीं हमें वेलोसिटी देता है। तो हम लोग इस केस में फिर हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इससे हमें क्या पता चलता है? वेलोसिटी का पता चलता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप ये भी पता कर सकते हो कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखोगे तो स्लोप क्या हो रहा है, आगे प्रोसीड करते हैं तो सभी का एंगल डिक्रीज हो रहा है, एंगल और कम होते जाएगा जितना डिग्री एंगल था। सो यहाँ पर थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मीन्स टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर एक्सेलरेशन तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो फिर क्या कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा? हाँ बिल्कुल, ग्राफ जो बनेगा हमारा कांस्टेंट के नेचर का बनेगा। तो कांस्टेंट के नेचर का कैसे? अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सेस पॉजिटिव पे शो कर रहा होगा। अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है नेगेटिव मान लीजिए कुछ वैल्यू देता है, ये प्लस ए हो गया, यहाँ पर माइनस ए का ग्राफ हो जाएगा, डाउनवर्ड नेगेटिव पार्ट पे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ए, इधर हो गया प्लस ए ऑरिजिन। सो ये हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इससे हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मोस्टली हमें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स हैं, इम्पॉसिबल मीन्स वैसा कंडीशन हो नहीं सकता, बट ग्राफ दिया जाता है क्वेश्चंस में, इसमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। सो देखो, फर्स्ट अगर हम लोग देखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको दिया जा रहा है और वो ग्राफ अगर डिक्रीज कर जाता है तो ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि
ऐसा डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया है और ये सपोज इस तरह ना हो करके नेगेटिव से स्टार्ट होता है, मींस डिस्टेंस का पार्ट आपका नेगेटिव में आ गया, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक। और अगर इसी चीज में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, जीरो से भी ले जाओगे तो वैलिड है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और वैलिड हो जाता है सारे केसेस में। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक कंडीशन ऐसा होगा कि अगर हम लोग ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो डिक्रीज नहीं होगा, नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिवली पॉजिटिव जीरो से भले स्टार्ट हो सकता है और लिनियरली इंक्रीजिंग हो रहा होगा या नॉन लिनियरली इंक्रीजिंग हो रहा होगा, ठीक है, बट डिक्रीजिंग और नेगेटिव पार्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी केस में अगर हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो ये सारे वैलिड है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कौन से कंडीशन में ये वैलिड नहीं है, ग्राफ इम्पॉसिबल ग्राफ हो जाता है। तो देखो, अगर हमारा कोई भी ग्राफ दिया हो, डिस्प्लेसमेंट का ही नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, अगर टाइम एक्सिस से कंपेयर किया जा रहा है, टाइम एक्सिस के साथ कंपेयर किया जा रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो और वो ग्राफ अगर कर्व हो रहा है और ये ऐसा हो गया, ग्राफ है किसी भी नेचर का हो सकता है, आपको ऐसा भी ग्राफ दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग को जब टाइम एक्सिस का टाइम से कंपेयर करके ग्राफ दिया जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे कि ये लाइंस ये ग्राफ में सिर्फ एक ही बार कट करना चाहिए। ठीक है, मोर देन वन टाइम्स अगर कट कर जाता है तो ये इम्पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, अगर मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये ओरिजिन हो गया, तो इस केस में हमारा एक सिंगल टाइम अगर लेते हैं t, तो इस सिंगल टाइम पे बॉडी दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि टू डिफरेंट प्लेस पे दिखा रहा। ठीक है, मींस एक ही टाइम पे एक पर्सन टू डिफरेंट प्लेस पे है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया कि इट इज इम्पॉसिबल ग्राफ। यहां भी देखोगे तो ये अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये थ्री डिफरेंट पोजीशन को शो कर रहा है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक सिंगल टाइम पे एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, दो अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ नहीं चला जा सकता। तो उस केस के लिए भी अगर देखें तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ हो जाता है। सो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, बस पैरेलल लाइन जब आप ड्रॉ करते हो सो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ जो होगा वो पैरेलल लाइंस 2 पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देखोगे, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो करके ये अनदर किसी का भी वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ हो जाए, मींस डिस्प्लेसमेंट का हो, एक्सेलरेशन का हो, वेलोसिटी का हो, तो इसमें अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो देखोगे सारे ग्राफ्स वन टाइम्स ही कट कर रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं कट कर सकता। मींस एक सिंगल टाइम पे एक ही बार सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में हम लोग देखें तो ये पॉसिबल है कि ये सारे ग्राफ्स वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में पॉसिबल हो जाता है, टाइम से कंपेयर किया जा रहा। सो ये कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ होते हैं।
सो आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग भी समझना है कि किसके किसके बीच में ग्राफ की बात हो रही है और किसके उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होना चाहिए, उस पर ग्राफ हमारा प्रॉपर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, वरना वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब है कॉम्बिनेशन बिटवीन ग्राफ्स। अब ये जो हम लोग जितना भी ग्राफ्स देखें उसमें हम लोग सबको कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो अच्छे से। क्या होता है कि बेसिकली 4 ही ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, कॉमनली 4 ही ग्राफ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग, सेकेंड हो जाएगा लीनियरली इंक्रीजिंग, थर्ड हो जाएगा कांस्टेंट और फोर्थ हो जाता है 0। ठीक है, बेसिकली यही 4 ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें रिलेशन ये है फोर्थ ओरिजिन हो गया ये, कि अगर फर्स्ट नंबर आपका ग्राफ, इधर हम लोग एक स्पेस लेते हैं, अगर हमारा फर्स्ट नंबर का ग्राफ डिस्टेंस, देखो ग्राफ 3 ही है बेसिकली, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फर्स्ट नंबर है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डेफिनेटली सेकेंड वाले लीनियरली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उस कंडीशन में यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मींस अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट मींस कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब उसमें अगर वेलोसिटी को देखते हैं तो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इट मींस कि यहां पर एक्सेलरेशन है, तभी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल इंटरवल पे अनइक्वल हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म में। तो उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ थर्ड नंबर यूनिफॉर्मली होगा। अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेकेंड नंबर होता है, मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल इंटरवल पे इक्वल चेंजेस हो रहा है डिस्टेंस का, मींस बॉडी यूनिफॉर्मली चल रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। सो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ओके, मींस यूनिफॉर्म के केस में क्या हो रहा था, हम लोग पढ़े कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, लीनियरली होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन उस कंडीशन में 0 हो जाता है। सो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो 4 नंबर ग्राफ होगा। नेचर कैसा होगा 4 नंबर का, 0 वाला कंडीशन आ जाता है। ठीक है, और अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही हमारा थर्ड नंबर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा थर्ड नंबर हो जाता है, तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, सिंपल सा देख रहे हो कि अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है थर्ड नंबर ग्राफ कांस्टेंट, तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा, वहीं चलते जा रहा है, मीन्स बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, फोर्थ नंबर वाला ग्राफ होगा 0 वाले में। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा जाए तो वो भी 0 हो जाएगा, तो वो भी फोर्थ नंबर कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, और अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट नंबर है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ
नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? सो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था इससे पहले, तो वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा था, अब नॉन लीनियरली है, मींस अब वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंजेस नहीं है, मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा फर्स्ट वाला ही जैसा होगा, नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जाएंगे तो फिर वो उससे डाउन सेकेंड नंबर हो जाएगा। सो हमें ये पैटर्न को ध्यान रखकर हम लोग इजिली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखें तो इक्वल इंटरवल हो रहा है, 4 ले लेते हैं। सो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। वेलोसिटी सेम है यहां पर, ठीक है। मींस क्या हुआ, बॉडी कुछ वेलोसिटी पहले इनिशियली कुछ वेलोसिटी था, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, मींस वेलोसिटी 0 हुआ, फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी अचीव किया, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए डाउन जा रहा है। फिर यहां से वापस फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, तो इंक्रीज करते हुए 0, फिर वापस उसी डायरेक्शन में आकर के पॉजिटिव होकर के फिर उसी वैल्यू पे मैक्सिमम आ जा रहा। मींस यहां से यहां तक ये नेचर क्या है ए टू एम के लिए। अगर हम लोग इसी में अगर हम लोग देखें कि अगर आप इसी कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इंटरवल ले लेते हैं ए एम बी के लिए, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? हम लोग क्या पढ़े थे, नॉन लीनियरली। यहां पर पैटर्न है, जो पैटर्न हमने डिस्कस किया, क्या हो रहा है यहां पर, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियरली इंक्रीज होगा तो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट होगा। अब ये नॉन लीनियर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव शो कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव है। और अगर यही ग्राफ ऐसा होता कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन लीनियरली डिक्रीज कर रहा, सेकंड नंबर का ग्राफ, सो थर्ड नंबर ग्राफ कैसा हो जाएगा? बस हमें जो मैंने 4 ग्राफ जो बताया वो पॉजिटिव के लिए था, उसका नेगेटिव फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेगा और कांस्टेंट बट नेगेटिव। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहां पर देखते हैं कि वैल्यू जो है यहां पर फर्स्ट कुछ कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपका यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया नहीं है कि हम लोग वैल्यू सॉल्व करके पुट करें, बट पॉजिटिव होगा। ए टू एम जो है डिक्रीज हो रहा है, तो ए टू एम हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करेगा, माइनस ए। और एम टू बी अगर जाएंगे तो ये सेम अमाउंट में यहां पर पॉजिटिव शो करेगा, तो हमारा एक्सेलरेशन इस कंडीशन में पॉजिटिव हो जाएगा और ये सडनली ग्राफ जो है यहां से हम लोग देखेंगे कि जंप कर गया, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो यहां पर पॉजिटिव ए देगा। ओके, सो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उस पैटर्न को फॉलो करके
सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, A metal ball is allowed to fall freely on a perfectly elastic plate from a height of 3 meter at t is equals to 0. The speed of the ball is 0. Represent graphically the variation of velocity with time. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बॉल है वो कोलाइड कर रहा है, कितने हाइट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, 3 मीटर की हाइट से। ओके 3 मीटर हाइट कितना है, 3 मीटर। सो अगर आप 3 मीटर हाइट से सपोज h इज इक्वल टू 3 मीटर यहाँ पर हम लेते हैं और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये नीचे ग्राउंड में जाकर के कोलाइड करेगा। ठीक है, अब कॉलिजन कैसा हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है ऑन परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी वेलोसिटी से कोई भी बॉडी टकराएगा मींस कॉलिजन होगा, वो उसी वेलोसिटी से वापस रिटर्न बैक जाएगा, सेम वेलोसिटी से। तो अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कहीं कम नहीं हो रहा है या इंक्रीज नहीं हो रहा, तो बॉल क्या होगा, सेम उसी हाइट पर जाकर के फिर वापस उसी हाइट तक जाएगा, फिर उस हाइट से नीचे डाउन आएगा, फिर क्या होगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर वो अब जाएगा उसी हाइट पे। तो ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। तो अब यहाँ पर है कि जब ये कोलाइड कर रहा होगा तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, h हाइट से अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो √2gh। सो √2gh की वैल्यू हम लोग ले लिए 3, तो ये क्या हो गया √6g। अब देखो अब यहाँ पर है कि हम ओरिजिन किसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर आप h 3 मीटर हाइट पे ही आपने यहाँ पर ओरिजिन अपना कंसीडर कर लिया कि ये हमारा ओरिजिन O है, ये A हो गया, तो वापस फिर से ये O पर ही जाएगा। तो ओरिजिन अगर वहां है तो उससे ये नेगेटिव साइड में मूव कर रहा, तो हमारा जो ग्राफ फॉर्म होगा इन दिस कंडीशन, ये टाइम हो गया, इधर वेलोसिटी हो गया, तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम कितना पहुंच रहा है, मैक्सिमम पहुंच रहा है √6g। और अपोजिट डायरेक्शन भी है, तो इसमें डायरेक्शन भी हम लोग देखते हैं, तो नेगेटिव पार्ट में भी सेम -√6g हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनिशियली वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, तो ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 पे आ गया। अब ये जैसे जैसे डाउन गया इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई बट नेगेटिव डायरेक्शन में, और इंक्रीज होकर के कितना इंक्रीज हो गया, ये हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। सो ये डिक्रीज होकर के नेगेटिव मैक्सिमम में आ गया आपका -√6g। ठीक है, अब क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने से क्या हुआ, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से अब वो इंक्रीज के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डायरेक्शन यहां पर चेंज हो चुका है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये फिर से इसकी वैल्यू अब जो है +√6g से डिक्रीज होना चालू होगा। ठीक है, डिक्रीज होकर के ये कहां जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक। मैक्सिमम हाइट तक ये 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे आकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फिर वो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा तो फिर प्रीवियस कंडीशन 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी तक आ रहा, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा। फिर ये जाएगा आपका ब्रेक हो जाएगा, कॉलिजन होगा तो फिर उस हाइट से फिर वहीं चला जाएगा, फिर ये ब्रेक होगा, फिर ये इस तरह से जाएगा। तो ग्राफ जो है इस पैटर्न में आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ रन करेगा। ठीक है, सो यहां पर था कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो ये हो गया वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, टाइम हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा ओरिजिन O। ठीक है, चलिए टाइम की बात करें कि ये टाइम कितना हो रहा है। सो जितना इसे मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में जो टाइम लगा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू t इज इक्वल टू √2h/g।
h की वैल्यू 3, g का वैल्यू 10, √6/g हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा? √6/g सेकेंड एक का। सो सेकेंड हाफ के लिए 2√6/g, थर्ड के लिए 3√6/g, ये हो गया 4√6/g, और √6/g कंप्लीट स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? A tennis ball is released from a height h and after freely falling on wooden floor, it rebounds and reaches height h/2. The velocity versus height of the ball during its motion may be represented graphically. Velocity versus height का रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है। हो क्या रहा है? टेनिस बॉल को हम लोग रिलीज करते हैं किसी h हाइट से, हाइट ले लेते हैं एक h हाइट से, इसे रिलीज किया गया। अब क्या हुआ? फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पर कंडीशन ऑन अ वुडन फ्लोर। वुडन फ्लोर हमारा ये हो गया, और इट रिबाउंड्स एंड रीच हाइट h/2। अब जब ये इससे कोलाइड हुआ और जब रिबाउंड गया तो h/2 हो गया। ठीक है, कितना हाइट गया? h/2। ये हो गया h/2। ठीक है, द वेलोसिटी वर्सेस हाइट हम लोग को वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले मैथमेटिकल रिलेशन में देखें, टाइम गिवन नहीं है तो विदाउट टाइम रिलेशन क्या है? s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g। 2a एक्सेलरेशन होता है, डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो डाउनवर्ड के केस में एक्सेलरेशन हम लोग प्लस g लेंगे, तो बाई 2g हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, इसे रिलीज किया जा रहा है, रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। फाइनल वेलोसिटी v हम लोग ले लेते हैं, s इज इक्वल टू h हाइट हो गया हमारा, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2g, तो v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, ये v की वैल्यू हो गई। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहला रिलेशन तो ये देखते हैं कि v में यहां पर √2g को हटा दिया जाए तो √h है। ठीक है, √h है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। स्क्वायर रूट आ रहा है, h पे स्क्वायर है, √x के लिए ये हम h ले लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ले लेते हैं, तो ये कौन सा कंडीशन है? y इज इक्वल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, मीन्स स्क्वायर रूट फंक्शन में आ रहा है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हमारा ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस 0 है तो वेलोसिटी भी h हाइट पर है। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा हाइट डिक्रीज होगा, और फिर हाइट 0 हो जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम पर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी 0 है, तो फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी हमारा हो जाएगा √h के लिए मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा कहां से कहां तक? डिस्टेंस h हाइट तक। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो हमारा रेस्ट पार्ट है, वेलोसिटी कोलिजन होने के बाद डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो अगर आप इसे क्लॉकवाइज ले रहे हो तो उसे एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। ये इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर इंक्रीज होने वाला फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में फिर वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा। अब ये जब मैक्सिमम हाइट पे गया है तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी √2gh के फॉर्मेट में देखते हैं, तो 2gh के जगह h/2 करते हैं।
तो ये आ गया रूट अंडर जी एच, 2gh के जगह रूट अंडर gh हो गया, मीन्स √2 टाइम्स वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, सो अगर यहां पर वेलोसिटी आपका रूट अंडर 2gh आया, मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी, h हाइट जब अचीव कर रहा था ऑब्जेक्ट तो रूट अंडर 2gh आ गया। नेक्स्ट है कि अगर ये फिर h/2 रूट अंडर gh से फिर स्टार्ट होता है, वेलोसिटी हाफ हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज है, तो डायरेक्शन चेंज है तो हम लोग उसको नेगेटिव पार्ट से ले रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव पार्ट से ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे h/2 जाएगा, तो ये अगर h है ये 2h होगा, तो उसके बीच में हम लोग h/2 और ले लेते हैं, मतलब ये हो गया 3h/2। ठीक है, h/2 के लिए ये ग्राफ था जहां से ये अप गया, अदर हाफ के लिए जाएंगे h हाफ ऑफ दी, तो अगर यहां से हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका रूट अंडर gh से फिर ये इस तरह से जाएगा। जो रूट अंडर gh से h/2 हाइट पर आकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मींस मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा इसकी वेलोसिटी जब ग्राउंड में कोलाइड कर रहा होगा, एक सेकंड, ये पार्ट में एक और क्वेश्चन है, देखो होगा क्या, फर्स्ट h हाइट के लिए हम लोग देखते हैं तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड के केस में जब वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम है तो डिस्टेंस जीरो, सॉरी ड्रॉप कर रहा है, वेलोसिटी 0 है, हाइट h हाइट है। ठीक है, जैसे जैसे वो हाइट पे गया, ग्राउंड पे गया, उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो अगर हम देखें कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी h हाइट के लिए, h हाइट पे वेलोसिटी, h डिस्टेंस पे वेलोसिटी 0 है, और हाइट जब 0 लेते हैं, मींस अगर आपने इसको ओरिजिन माना, जिस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं उसको अगर हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, ओरिजिन मानोगे तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी वहां से डाउन जा रहा है, तो अभी फिलहाल हाइट 0 है तो वेलोसिटी भी यहाँ पर 0 दिख रहा है। जैसे जैसे ये मैक्सिमम हाइट अचीव किया, मीन्स डाउनवर्ड गया, तो वहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, तो हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, ओरिजिन जो हमारा है, ओरिजिन ग्राउंड को मान रहे हैं यहां पर। ठीक है, ग्राउंड को मान लेते हैं, तो ओरिजिन अगर हमारा ग्राउंड है तो उस केस में अभी बॉडी h डिस्टेंस पर है ऑलरेडी हाइट पर, तो h हाइट पर जब बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी है 0, h हाइट पे हम लोग लिए यहाँ 0। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रहा था उसने हाइट डिक्रीज हुआ, उसका वैल्यू वेलोसिटी का मैक्सिमम हो गया, सो हम लोग उसको इस डायरेक्शन में मैक्सिमम लिए। ठीक है, सेम यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि नीचे जब ये अभी यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है, तो जब ये कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी सडनली हाफ हो जाएगा और डिस्टेंस h/2 अचीव करना है, तो अब ये क्या होगा, यहां से जैसे जैसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो जब वेलोसिटी 0 है तब, सॉरी हाइट 0 है तब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम है नेगेटिव माइनस रूट अंडर gh हम लोग मानेंगे। देखो हो रहा क्या, यहां पर जब ये कोलाइड कर गया, कोलाइड करने के बाद जब ये बॉल अप जाएगा तो अभी हाइट कितना है, अभी हाइट है 0, अब फिर वापस फिर क्योंकि ओरिजिन के पास है तो हाइट 0 लिया, अब फिर वो h/2 अचीव करेगा, वहां पर जाके वेलोसिटी इसका 0 होना है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते हुए h/2 तक जाएगा, हाइट इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी रूट अंडर gh से ये डिक्रीज होकर के h/2 हाइट तक चला जाएगा।
तो इस तरह का हमारा ग्राफ फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। ये अल्फा, the velocity of a train increases at a constant rate alpha from 0 to v and then remains constant for an interval and finally decreases to 0 at a constant rate b. If x be the total distance covered by the particle, then prove that the total time taken is t is equals to x by v plus v by 2 1 by alpha plus 1 by beta। देखो क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी पहले ग्राफिकल कैसा होगा, देखो हम लोग कांस्टेंट रेट्स अल्फा यानी कि एक्सेलरेशन जो है क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस मींस वेलोसिटी चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और इंक्रीज करा रहा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, लीनियरली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, नेचर ग्राफ का लीनियरली इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके फ्रॉम 0 टू v, 0 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम वेलोसिटी ये यहां पर v तक गया वेलोसिटी, और इधर हम लोग टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो देन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन इंटरवल, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से चला। ठीक है, अब क्या हुआ, एंड फाइनली डिक्रीजेस टू 0, अब फिर ये डिक्रीज हुआ विथ कांस्टेंट रेट बीटा, तो ये डिफरेंट रेट से डिक्रीज कर गया। ठीक है, बीटा के रेट से, और फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाता है। ठीक, इफ x be the total distance covered by the particle, total distance को यहाँ पर x ले रहा है, then prove that, तो इसमें जो टाइम जो जर्नी है उसमें जो टोटल टाइम लगा वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो इतना तो हमें पता है कि एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नेमिंग कर दिया जाए पहले O A B C D E। ठीक है, अब देखो अल्फा और बीटा यहां पर एक्सेलरेशन है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, स्लोप होता है tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर AE हो गया, बेस हो गया OE। ठीक है, बीटा यहाँ A टू B जर्नी में बात करेंगे तो यहां से यहां तक में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं तो ये हो गया BD बाई DC। ओके, AE कितना है, AE हमारा V है, AE इज इक्वल टू BD, AE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू V। ठीक है, अब देखो, सो हम लोग पहला एक रिलेशन तो जान रहे हैं, यहां से अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट किए। अब हम लोग यूज करेंगे एरिया। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल डिस्टेंस x है, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ट्रेपीजियम है तो क्या बोला गया, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड AB प्लस OC। ठीक है, इनटू हाइट, हाइट हम AE ले रहे हैं।
सो ये 2x इज इक्वल टू ए बी प्लस ओ सी। ओ सी को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ओ ई प्लस ई डी प्लस डी सी इंटू ए ई हमारा, ठीक है। अब यहां पर हो गया हमारा ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी एक पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका ए बी ई डी के इक्वल है, ठीक है, प्लस ई डी एक और है तो 2ab कर देते हैं, ये हमारा दोनों सेम है, ए बी और ई डी, 2ab हो गया। ओ ई हमारा क्या है, ओ ई है हमारा, यहां से हम लोग देखें तो ओ ई इज इक्वल टू ए ई बाई अल्फा, ठीक है। और यहां से हम लोग डी सी देखें तो डी सी की वैल्यू हो गई बी डी बाई बीटा, ठीक है। तो एक हो गया हमारा ओ ई ए ई बाई अल्फा प्लस डी सी हो गया बी डी बाई अल्फा, सॉरी बी डी बाई बीटा, ठीक है। इंटू ए ई है, ओके। सो यहां पर हम लोग 2x इज इक्वल टू 2ab ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, ए बी यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ए बी को अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस x से अगर सॉल्व करते हैं, सो x में से ओ ई और डी सी मीन्स x में से आप माइनस करते हो, टोटल डिस्टेंस ओ सी है और ओ सी में से आप ओ ई माइनस कर रहे हो और डी सी माइनस कर रहे हो, तो ए बी फाइंड हो रहा है जो ई डी के इक्वल है, यानी कि x में से आप ओ ई यानी ए ई बाई अल्फा माइनस किए, फिर माइनस डी सी कर रहे हो, तो डी सी आपका हो गया बी डी बाई बीटा, तो ये हो गया हमारा ए बी की वैल्यू, ए बी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 2x माइनस 2a बाई अल्फा माइनस 2bd बाई अल्फा प्लस ए बाई अल्फा प्लस bd बाई बीटा, यहाँ पर ये बीटा इंटू ए हमारा v के इक्वल हो जाएगा, आगे हम लोग v यूज कर सकते हैं, ए और bd, तो कितना आ गया इधर देखो 2x माइनस 2 ए ई बाई अल्फा में ए ई बाई अल्फा एक माइनस हो जाएगा तो 1 ए ई बाई अल्फा बचता है, और ए ई का वैल्यू हम लोग v पुट कर रहे हैं, सो इट इज v बाई अल्फा
ठीक है, प्लस ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो ए बी इज इक्वल टू ये टाइम है, टाइम। देखो ये 2t होगा, टाइम एक्सिस है ना, ये x नहीं होगा, ये हम लोग x ले रहे थे डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम t से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए बी जो है वो यहाँ पर इस लेंथ का x एक्सिस क्या है, हमारे लिए टाइम है, तो हम लोग x डिस्टेंस नहीं लेंगे, इसको टाइम लेंगे। सो t माइनस ए बाई अल्फा माइनस बी डी बाई बीटा हो जाएगा। सो ये 2t माइनस v बाई अल्फा माइनस 2bd बाई बीटा, bd बाई बीटा प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 नहीं होगा यहाँ, ओनली v बाई, देखो bd भी हमारा किसके इक्वल है, ae के इक्वल है, तो उसके लिए हम लोग v यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बीटा इंटू v। ठीक है, अब ये जो v है यहां से हम लोग को t सब्जेक्ट करना है, जो किसके इक्वल आ रहा है, 2x के इक्वल आ रहा है। सो 2x के इक्वल अगर हम लोग मानते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रिलेशन क्या आया, 2x इज इक्वल टू 2t माइनस v बाई अल्फा माइनस v बाई बीटा इंटू v। ठीक है, यहां से अगर हम लोग 2t को इधर ही रखते हैं और बाकी सारे टर्म्स इधर आ गए, तो 2x में 2x बाई वी हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, पहले v आया इधर, प्लस डिवाइड हो गया, माइनस ये दोनों इधर आकर के प्लस हो जाएगा, v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर रहेगा तो सभी को डिवाइड करेगा, सो ये x बाई वी हो गया, प्लस v कॉमन लेते हैं बाई 2 आ जाएगा, और ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो जाएगा। तो ये था हमारा टोटल टाइम। तो क्या करना था हमें इसे, देखो सबसे पहले तो कंडीशन ये दिया है कि पहले बॉडी ट्रेन जो है वो इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी विथ कांस्टेंट रेट अल्फा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अल्फा है, फिर वो उसी वेलोसिटी से मैक्सिमम v वेलोसिटी अचीव कर रहा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सम टाइम चला, फिर वहां से ये डिक्रीज हुआ विथ कांस्टेंट रेट बीटा, तो डाउन हो गया। ठीक, तो इस केस में हमें टोटल रिलेशन ये शो करना था कि टोटल टाइम ऑफ द जर्नी जो है वो टोटल डिस्टेंस x बाई वी प्लस v बाई 2 इंटू 1 बाई बीटा। तो पहले हम लोग अल्फा और बीटा स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग निकाले, यहां से हम लोग को OE टाइम का पता चला और DC टाइम का पता चला। ठीक है, PD जो है वो टोटल टाइम में से हम माइनस कर दिए, टोटल टाइम में से माइनस किए OE को और DC को, तो हमें ED AB वाला लेंथ वाला टाइम हमें पता चल गया। ठीक है, और रिलेशन में डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस का रिलेशन जो होता है उसको यूज किए हम लोग, x इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इंटू हाइट AE। AE जो है हमारा v है, फाइनली हम लोग उसको v में कन्वर्ट किए, यहाँ से AB को फिर हम लोग यहाँ OC को हम लोग फिर यहाँ पार्ट्स में ब्रेक किए, क्योंकि हमें अलग अलग पार्ट का टाइम इंटरवल पता है। हम लोगों ने OE इंटरवल ऑफ टाइम के लिए OE इज इक्वल टू फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, DC फाइंड किए इन टर्म्स ऑफ बीटा, और ED भी हम लोग फाइंड कर लिए इन टर्म्स ऑफ T माइनस मींस टाइम और अल्फा और बीटा के टर्म्स में। बस हमें यहाँ पर पुट कर देना था, पुट करके इसे सॉल्व किए, यहाँ से टाइम हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, तो हमारा टाइम का वैल्यू x बाई वी प्लस v बाई 2 इंटू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आ जाता है। ठीक है, सो ये
लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट।